नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सीबीएसई की वार्षिक परीक्षा जो हिंदी विषय से जुड़ी हुई होगी उसमें कैसे 100% अंक प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं इस पर एक विस्तृत अध्ययन। आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सपोर्ट मटेरियल भी मिल जाएगा जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसकी मदद से आप निश्चित रूप से अधिकाधिक अंक प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करेंगे आपको इस तरीके का एक आंसर बुक दिया जाएगा और आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये जो आंसर बुक है इसमें पृष्ठों की संख्या 32 है। यहाँ आप देख सकते हैं 32 पेजेस आंसर बुक है। इसे केयरफुली फिलअप करने के बाद आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और वो प्रश्न पत्र देखिए, इस तरीके का प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये डीएवी पब्लिक स्कूल्स उड़ीसा जोन का प्रश्न पत्र है जहां पर मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आपको वहां पर सीबीएसई द्वारा तैयार की गई प्रश्न पत्र उपलब्ध कराई जाएगी। अगर हम लोग बात करें प्रश्न पत्र में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की, तो ये 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में जितने भी प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, अर्थात एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। आपको उनका चयन बहुत अच्छे से करना है। और खंड ब में जितने भी प्रश्न होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, अर्थात उनका आंसर आपको खुद लिखना है। इसमें आप देखेंगे तो 2 अनसीन पैसेज होगा और उस अनसीन पैसेज को पढ़ने के पश्चात आपको 5 बहुविकल्पीय अर्थात एमसीक्यू प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको इसमें बहुत केयरफुल रहना है। ये दूसरा एमसीक्यू वाला अनसीन पैसेज है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ग्रामर से जुड़े कुछ सवाल, जैसे पदबंध से जुड़े 5 सवाल, लेकिन आपको करने केवल 4 हैं। उसके बाद वाक्य रचनांतरण से जुड़े 5 सवाल, आपको करने 4 हैं। उसके बाद समास से जुड़े 5 सवाल, आपको करने 4 हैं। और फिर मुहावरे से जुड़े 6 सवाल, लेकिन आपको करने 4 हैं। उसके पश्चात आप देखेंगे तो सीन पोएट्री में से आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। ये देखिए, सीन पोएट्री में से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको पांचों के उत्तर करने हैं। और उसके बाद अन्य कविताओं से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये रहे। उसके बाद हम देखेंगे तो सीन प्रोज के कुछ अंश दिए जाएंगे, उससे आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे और आपको पांचों के उत्तर करने हैं। और फिर पठित कहानियों में से 2 सवाल किए जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का खंड अ समाप्त होगा और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, जो कुछ इस तरीके का होगा। स्पर्श पुस्तक जो है उससे 3 सवाल पूछे जाएंगे, करने 2 है आपको, वर्ड लिमिटेशन 60 है। उसके बाद स्पर्श पुस्तक से ही जो पोइट्री वाला सेक्शन है उससे भी आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन करने आपको 2 है और वर्ड लिमिटेशन 60 है। उसके पश्चात आप देखेंगे तो आपको संचयन पाठ से 3 सवाल पूछे जाएंगे और आपको करने 2 है और इसके भी जो वर्ड लिमिटेशन है वो 60 ही है। इसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें अनुच्छेद आएगा। 3 में से आपको 1 करना है 100 शब्दों के अंदर। उसके बाद आपको पत्र लिखना है, वो भी आपको 100 से 120 शब्दों के अंदर लिखना है और इसका जो वेटेज है वो 5 है। उसके बाद आप सूचना लिखेंगे 4 नंबर के लिए। उसके बाद आप विज्ञापन लिखेंगे 3 नंबर के लिए और अंत में या तो आप ईमेल लिखेंगे या एक लघु कथा जो 5 नंबर के लिए है। तो इसी क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व किया है और चलिए अब हम लोग उस पर विचार करते हैं। देखिए, आपको जब उत्तर पुस्तिका मिलेगी तो उत्तर पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या होगी 32, अर्थात आप जितना भी लिखेंगे एक एक लाइन छोड़कर भी अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका संपूर्ण रूप से फिलअप नहीं होगी। इसीलिए पेज बचाने की कवायद ना करें, भरपूर पेज का प्रयोग करें। सबसे पहले आप लिख देंगे खंड अ वस्तुपरक प्रश्न, अर्थात एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। और 1 का अर्थात अनसीन 1 का 1 2 3 4 5, हाँ, इसे आप ऑर्डर में ही लिखेंगे। साथ ही साथ
आप यहाँ ग और ग में जो ऑप्शन है उसे आप जरूर लिखेंगे। कुछ बच्चों की आदत होती है वो केवल 1 का ग, 2 का ग, 3 का ख ऐसे लिख देते हैं। नहीं, जब अगर आपने ऐसे लिखा तो जो जांच करता या जो टीचर आपकी कॉपियां जांच रहा होगा वो थोड़ा इरिटेट हो जाएगा और हो सकता है कि गलतियां हो जाए। इसीलिए आपको क्या करना है कि ऑप्शन भी लिखने हैं, क्योंकि जांच करता ये जो टीचर आपकी कॉपी जांच रहा है वो जांच करते 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 उसे आंसर जो होती है वो ज़बानी याद हो जाती है, लेकिन वो किस ग में है या ख में है या घ में है उसे ये याद नहीं रहता। इसीलिए आप इसे ऑप्शन के साथ लिखेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आपने लिख दिया 5, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ आपके लिए दूसरे अनसीन पैसेज को लिखने के लिए पूर्ण स्थान नहीं है। इसीलिए सिंपल यहाँ लिखे कृपया पृष्ठ पलटिए, अर्थात प्लीज टर्न ओवर, है ना, और दूसरे पेज में चले जाइए। हर आंसर के बाद एक एक लाइन का गैप दीजिए ताकि जब वो स्प्लिट मार्किंग करे इस तरीके का तो उसे ये क्लियरली विजिबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो लंबा आंसर हो गया, ये भी लंबा आंसर हो गया, लेकिन ये छोटा आंसर हो जाने की वजह से जब हम लोग सटा सटा कर लिखते हैं, नज़दीक नज़दीक में लिखते हैं, तो ये आंखों को दिखता नहीं है, ओमिट हो जाता है और वो टीचर इसे ओवरलुक कर जाएगा और केवल यहाँ पर स्प्लिट मार्किंग 4 करके यहाँ राउंड अप कर देगा। इसीलिए एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। यहाँ देखिए दूसरे पैसेज में देखिए, फिर उसी तरीके का एक एक लाइन का यहाँ गैप है, ठीक है, और आप ऐसे ही लिखेंगे और फिर यहाँ लिखिए कृपया पृष्ठ पलटिए। देखिए कृपया पृष्ठ पलटिए, अर्थात आपने अनसीन पैसेज कर लिया। यहाँ एक और विशेष बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, अनसीन पैसेज जो होता है उसे करने में नॉर्मली समय लगता है। इसीलिए अगर आप खंड अ के प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो खंड अ के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप पहले के 2 पृष्ठ छोड़ दीजिए, अर्थात आंसर शीट के 2 पेज छोड़ दीजिए और तीसरे पेज से शुरू कीजिए, क्योंकि ग्रामर में तो आप अच्छी तरह मंजे हुए होंगे, अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। और जब आप ग्रामर के 16 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि नहीं मैंने इतना तो कवर कर लिया। इसीलिए सबसे पहले आप ग्रामर सेक्शन ही कीजिए, अनसीन पैसेज को हो सके तो लास्ट में कीजिए। मुझे पता था इसीलिए मैंने यहाँ पर सीरियली किया है। अब हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन में। देखिए ग्रामर सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं ये है आपका पदबंध से जुड़ा 5 सवाल और करने 4 है। आपको यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है कि आप पांचों के उत्तर कीजिए। आपको करने किन्हीं 4 के हैं लेकिन आप उत्तर करेंगे पूरे 5 के। क्यों करेंगे? देखिए मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 किया, ठीक है, आपको डाउट लग रहा है तो आप ऑर्डर चेंज करके डाउट वाले आंसर को सबसे लास्ट में लिखिए। जैसे देखिए मुझे 1 सही लग रहा था, 2 सही लग रहा था, लेकिन 3 में मुझे डाउट था तो मैंने 4 लिख दिया, 5 लिख दिया और अंत में 3 लिखा। सीबीएसई के नियम के हिसाब से होता तो ये है कि पहले के 4 को कंसिडर कर लिया जाएगा और 5वां नंबर अगर सही भी है और अगर 1 2 3 4 कोई गलत भी है तो केवल पहले के 4 को कंसिडर किया जाएगा और इसे एक्स्ट्रा लिखकर मार्क कर दिया जाएगा, इसको कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन मैं जब कॉपी चेक करने जाता हूं और कोई बच्चा ऐसे लिख देता है तो मैं कंसिडर कर देता हूं। इसीलिए आप पांचों के पांचों उत्तर लिखिए। होप आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार देखिए वाक्य से जुड़े 5 सवाल हैं, करने 4 हैं लेकिन मैंने यहाँ पांचों के उत्तर दिए हैं। जैसे 1 में मुझे डाउट था तो इसे मैंने सबसे अंतिम में रख दिया है, 2 3 4 5 ऐसे किया है। फिर यहाँ देखिए कृपया पृष्ठ पलटिए, प्लीज टर्न ओवर। यहाँ देखिए समाज से जुड़े 5 सवाल, करने 4 है लेकिन 5 सवाल ये मुझे बड़ा आसान लगा इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर में ही कर दिया है। अच्छा, उसके बाद देखिए मुहावरे। आप यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि मुहावरे 6 दिए गए हैं और करने 4 हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मुहावरों की संख्या अनगिनत है और आप लोग 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी उम्र 15-16 साल की होगी और अभी तक आप सभी मुहावरों का एक्सपोजर नहीं पाए होंगे। इसीलिए सीबीएसई ने 6 मुहावरे दिए हैं और करने आपको 4 हैं।
इसीलिए 6 के 6 कीजिए। इन केस अगर कुछ गलत हो जाता है तो एक स्कोप रहेगा कि आपको लास्ट के 2 में से नंबर मिल सकें। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर जो 7 है वो सीन पोइट्री का है, अर्थात सीन पोइट्री में से कुछ पोइट्री के अंश दे दिए जाएंगे और उस आधार पर 5 प्रश्नों का उत्तर करना है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं दिया गया है, इसीलिए बेटर यही है कि आप इसे सीरियली करेंगे, ऑप्शन के नंबर लिखेंगे और साथ ही साथ पूरा ऑप्शन लिखेंगे। इसमें भी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए आप पूरा लिखेंगे। इतना लिखने के बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे तो इतने में तो अटने से रहा, इसीलिए आप क्या करेंगे, कृपया पृष्ठ पलटिए लिख देंगे और नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ देखिए ये सीन पैसेज का है, वास्तव में ये बड़े भाई साहब का है। वहाँ सीन पैसेज होगा अर्थात एक गद्यांश होगा जो पठित होगा। आप 5 प्रश्नों का उत्तर करेंगे सीरियली क्रमानुसार, और फिर ये लिटिल अंडमान और ये ततारा वामिरो कथा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसके भी उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद आपके जो 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्न अर्थात टोटल जो 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स में से आपका 40 जो है वो बहुविकल्पीय है और 40 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो आपने 40 मार्क ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं खंड ख में जो है वर्णनात्मक प्रश्न, अर्थात ये जो आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव है और आपको प्रश्नोत्तर अच्छे से याद करने हैं। 3 3 3 अर्थात स्पर्श पुस्तक की कविताओं में से 3 प्रश्न करने 2 है, स्पर्श पुस्तक के कहानियों में से 3 प्रश्न करने 2 है, संचयन पुस्तक की कहानियों में से 3 प्रश्न और उसमें भी करने 2 है। देखिए यहाँ पर शब्द संख्या का आप विशेष ध्यान रखिएगा, टू दी पॉइंट लिखिएगा और जितनी कम गलतियाँ हो सके वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके के आप प्रश्न लिखिए। हर प्रश्न के बाद 1 लाइन का गैप दीजिए, हर प्रश्न के बाद 1 लाइन का गैप दीजिए। 2 प्रश्न लिखिए, जगह बच गई है, नो वरीज, आप केवल कृपया पृष्ठ पलटिए ऐसे करके लिख दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये इसलिए है कि जब आप ऐसा करते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं या जो जांच करता है, जो आपकी कॉपी जांच कर रहे हैं, एक ही नज़र में सारे उत्तर उन्हें देखने को मिल जाते हैं, जिससे एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है। आप देखिए ऐसे लिख दिए, फिर 12 का 2 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ करना था, आपने ऐसे लिख दिया, कंपनी के बाग अर्थात तोप से जुड़ा हुआ है, कर चले हम फिदा, आप ऐसे करके लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये संचयन पुस्तक के जो 3 प्रश्न आएंगे उसमें से भी आपको 2 करने हैं। मैंने ख और ग किया, क नहीं किया, आप भी आराम से देख लें, जो आपको उचित लगे आप वही वाला प्रश्न सॉल्व करें। अच्छा, अब आते हैं हम लोग राइटिंग सेक्शन में। ये है अनुच्छेद। यहाँ पर आपको कुछ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद लेखन, इसे हम लोग अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, और पैराग्राफ राइटिंग में कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो पैरा बदल बदल कर लिखते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। पैराग्राफ राइटिंग अर्थात आप यहाँ देखिए एक ही पैराग्राफ, ओके, इसमें भी मैंने लिखा है 14 का ग अर्थात तीसरा नंबर ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है, जिसका विषय था स्मार्ट क्लास की उपयोगिता। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ आउटलाइंस दिए रहते हैं, उन आउटलाइंस को आप श्योर मेंशन करें। जैसे आपने बाई कलर का प्रयोग कर दिया है, अगर आप बाई कलर का प्रयोग नहीं करते, नॉर्मली आपको कहा गया होगा कि एग्ज़ाम में आप ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ब्लैक पेन का प्रयोग मत कीजिए, लेकिन हाँ, आप जब भी आउटलाइन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको डबलिंग कर दीजिए, उसको बोल्ड कर दीजिए और उसे एक सिंपल ब्रैकेट में डाल दीजिए, ताकि जांचकर्ता जब आपका इस सेक्शन को देख रहा होगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, छात्र ने बिंदुओं के संकेत बिंदु दिए गए थे उसी के आधार पर इसे लिखा है, और एक अच्छा इम्प्रेशन उसके दिमाग में जाएगा और आपको पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे। नॉर्मली 3 आउटलाइंस होते हैं। देखिए, एक आउटलाइन यहाँ मेंशन है, एक आउटलाइन यहाँ मेंशन है और एक आउटलाइन यहाँ पर मेंशन है।
और एक आउटलाइन पर आपको 30 से 40 शब्दों के बीच ही लिखना है या 35 से 40 शब्दों के बीच लिखना है। और अंत में आप यहाँ शब्द संख्या श्योर मेंशन कर दीजिए। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो बहुत बड़ा लिख देते हैं और जो जांच करता है उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि अरे बड़ा ही लिखना है। तो जब आप यहाँ शब्द संख्या मेंशन कर देंगे तो उसे ये तत्काल याद आ जाएगा कि नहीं, शब्द संख्या 100 थी और बच्चे ने 107 शब्दों के अंतर्गत लिखा है, अर्थात मुझे पूरे के पूरे 5 नंबर देने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पत्र लेखन से जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दे रहा हूँ एक विशेष बात, जब भी आप पत्र लेखन शुरू करें ना तो लेटर का जो अपर बॉडी है नॉर्मली वो 7 चीज़ों से तय रहता है। लेटर के जो मिडिल बॉडी में आपको कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ का प्रयोग करना है, देख लीजिए, ठीक है। और फिर अंत में जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि जब आप विषय लिख रहे होंगे, मैंने यहाँ अंडरलाइन नहीं किया है लेकिन आप विषय को अंडरलाइन श्योर करें। विषय को अंडरलाइन करना अनिवार्य हो जाता है। और हाँ, अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो हमेशा इवन पेज से पत्र लिखना शुरू करें ताकि वो ऑड पेज पर ख़त्म हो सके। अर्थात मान लीजिए ये पेज नंबर 12 है तो आप पेज नंबर 13 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा अपर बॉडी में 7 चीज़ें होती हैं, फिर 3 पैराग्राफ होता है, फिर लास्ट की फॉर्मेलिटी जैसे थैंकिंग यू, रिगार्ड्स और तरह तरह की बातें होती हैं। तो जब भी कोई जांच करता आपकी कॉपी को खोलेगा तो उसे एक ही नज़र में सारा पत्र दिखेगा। कभी भी पत्र जो है आप ओड पे से शुरू ना करें, वरना जो जांच करता है उसे पन्ने पलटने पड़ेंगे। ये एक अच्छी बात नहीं है। आप इवन पेज से शुरू कीजिए, आपका पूरा पत्र जो होगा यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। और जब वो एक ही नज़र में सारा पत्र का कंटेंट देख लेगा तो वो आपको 5 नंबर ऐसे दे देगा। इसीलिए जब भी आप पत्र लिखते हैं तो इवन पेज से शुरू कीजिए। और लास्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वहाँ देखिए, सधन्यवाद भवदीय अविनाश रंजन गुप्ता, शांति नगर, बोलानी, केंदुझर, ओडिशा। इतनी जो जगह बच गई है इसका यूज करने की कोशिश ना करें, बस सिंपल लिख दीजिए कृपया पृष्ठ पलटिए। अब हम लोग आते हैं सूचना लेखन पर। देखिए, सूचना लेखन में भी अपर बॉडी में 4 चीज़ें होती हैं, जैसे जय जय क्लब सूचना लिखना है और 1 दिवसीय सुरक्षा कार्यशाला के संदर्भ में और दिनांक, उसके बाद एक गैप और लास्ट में आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले डेजिग्नेशन लिख देते हैं उसके बाद अपना नाम लिखते हैं, जो कि गलत है। पहले आप अपना नाम लिखेंगे, देन आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। और सूचना राइटिंग हमेशा एक सिंपल बॉक्स के अंदर या बॉर्डर लाइन के अंदर ही होगा। ये 4 नंबर के लिए आपको लिखना है। पहला सेंटेंस सूचना का ऑलवेज पैसिव वॉइस में होगा। ऑलवेज पैसिव वॉइस में सूचित किया जाता है कि, देखिए पैसिव वॉइस में है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये है आपका कथा लेखन, अर्थात लघु कथा लेखन या ईमेल लेखन। अगर दोनों में से सिलेक्ट करना है तो अगर मेरी राय आप मानेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ईमेल लिखिए। ईमेल में आपको पूरे 5 अंक मिलने की ज़्यादा संभावना है। इसके पीछे का तर्क ये है कि देखिए, जो लघु कथा लेखन होता है उसमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। जब आप लघु कथा लिख रहे हैं तो दिए गए विषय को आप एक कहानी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें कुछ ट्विस्ट होगा, उसके बाद उसकी आपको हैप्पी एंडिंग करनी है, तब जाकर आपको 5 अंक मिल सकते हैं। प्लस उसका कोई निश्चित फॉर्मेट तो है नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपने जो लघु कथा लिखी है हो सकता है कि जांचकर्ता को वो अच्छी ना लगे, तो आपके नंबर कटने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब आप ईमेल लेखन की ओर बढ़ते हैं तो ईमेल लेखन में कुछ फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट पत्र लेखन के फॉर्मेट से काफ़ी मैच करता है। तो अगर आपने पत्र लेखन के फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लिया है तो डेफिनेटली आप ईमेल लेखन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि अगर ईमेल लेखन इनफॉर्मल भी आ गया तो क्लास 9 में तो हम लोगों ने इनफॉर्मल लेटर पढ़ा ही है, तो उससे भी एक बेनिफिट मिल जाता है।
इसीलिए ईमेल लेखन में ज़्यादा मार्क्स आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब आप टू लिखते हैं तो हमेशा ईमेल एड्रेस जो है आपको स्मॉल केस में अर्थात छोटे ABCD वाले में लिखना है और सब्जेक्ट जो है वो हिंदी में लिखना है। ईमेल एड्रेस को हिंदी में लिखने की कोशिश ना करें, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट आप हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, दिनांक महोदय या महोदया, और इसके बाद आप यहाँ पर अपना कंटेंट लिखेंगे। लास्ट में धन्यवाद भवदीय अविनाश रंजन गुप्ता। सेंड का एक बटन बनाएंगे और एक उसके ऊपर एरो का सिंबल। बस ये अगर आप लिखेंगे और इसे अगर आपने पूरे एक सिंपल बॉर्डर में डाल दिया तो तयशुदा बात है कि आपको 5 के 5 अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो ईमेल हो गया और इससे पहले प्रश्न 16 था, तो प्रश्न 17 कहाँ गया? देखिए, प्रश्न 17 जो है वो ये रहा, कुंतला केश तेल के प्रचार हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना था। इसे मैंने अंतिम में रखा। इसके पीछे और एक वजह है। क्या वजह है बता दे रहा हूँ। ये जो विज्ञापन है इसके लिए जब हम लोग क्रेयंस का यूज़ करते हैं या कलर पेंसिल्स का यूज़ करते हैं तो उसका इम्प्रेशन कहीं पीछे वाले पेज में ना आ जाए, इसलिए इसे अंतिम में रखा गया है। और इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने प्रोडक्ट का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, उससे जुड़ा एक टैगलाइन या एक नारा लिख दिया, उसके जो गुण हैं उसको आपने यहाँ पर कोट कर दिया, उससे जुड़ा एक चित्र बना दिया, उससे जुड़े कुछ आकर्षक ऑफर बता दिए, उसके मिलने का पता बता दिया और एक आकर्षक बॉर्डर बना दिया, तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस लिहाज से जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है आप वैसा ज़रूर करें, आपको डेफिनेटली पूरे अंक प्राप्त होंगे। और जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सपोर्ट मटेरियल उपलब्ध कराया गया है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।